लम्स आते रहते हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के जनाब अफरोज़ आलम साहिल साहब को दावत देता हूं कि वो हमारे शुरका को आरटीआई और आरटीआई के इस्तेमाल पर लेक्चर दें। जनाब अफरोज़ आलम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में सारे लोग जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब लोग जर्नलिस्ट हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो आरटीआई से बखूबी रूबरू होंगे, बखूबी वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे। तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, चलिए ज़रा एक बार सोच कर देखिए कि आपके लिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ का मतलब क्या है। सोच के देखिए मन में, क्योंकि यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है, शायद आपको बोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो आप एक बार सोच के देखिए कि आपके लिए न्यूज़ का मतलब क्या है। बतौर सहाफ़ी आप जब अखबारों में पढ़ते हैं कि एक नक्सलवादी मारा गया, एक नक्सलवादी पुलिस के हाथों इनकाउंटर में मारा गया, तब आप क्या सोचते हैं? मैं शुरका ठीक से है। गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी फीडबैक है, जो भी कमेंट्स हैं या सवालात हैं, वो आप प्लीज़ चैट में है ना टाइप करते रहिए। हम उसको फॉलो करेंगे, हम अफरोज़ आलम साहिल साहब तक उसको पहुंचाते रहेंगे। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जरा आप एक बार सोच कर देखिए कि जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि एक नक्सलवादी, एक नक्सली पुलिस के हाथों इनकाउंटर में मारा गया, तब आप क्या सोचते हैं? खैर, आप जो भी सोचते हो, मैं तो यही सोचता हूँ, बल्कि देश की ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इनकाउंटर का मतलब होता है हत्या, कत्ल। आपको पता है कि आप ही के तेलंगाना में एक सहाफ़ी को मार दिया गया, और अखबार में खबर छपी कि एक नक्सली पुलिस के हाथों मारा गया। पुलिस और मीडिया के लोग उसको नक्सलवादी बता रहे थे। दरअसल वो मशहूर तेलुगु अखबार उद्यम का एक मशहूर सहाफ़ी था, नाम था मोहम्मद गुलाम रसूल। आज का प्रोग्राम जो है मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ। गुलाम रसूल आपके तेलंगाना के नलगोंडा इलाके के रहने वाले थे, और उन्होंने हमेशा जो है वो गरीबों और मजलूमों के लिए कलम चलाई अपनी। उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत 1986 में की थी, और 28 दिसंबर 1991 को उनको नक्सली बताकर मार डाला गया, क्योंकि वो लगातार पुलिस और सिस्टम के खिलाफ लिख रहे थे अपने अखबार में। चलिए थोड़ा सा हम और आपको अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि अखबार में जो छपी हुई खबर होती है, या जो चैनल पे दिखाई जा रही होती है, उस हर खबर को हम लोग खुद सच मान लेते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो खबर का सोर्स क्या है और किस बुनियाद पर लिखी और दिखाई जा रही है। इसलिए मेरे लिए जो न्यूज़ का डिफिनेशन है, वो हर वो बात या जानकारी या इंफॉर्मेशन जो आपसे छिपाई जा रही है या किसी भी जरिए आपके जरिए नहीं पहुंच पाई है, वही खबर है, बाकी सब इश्तेहार है। जरा सोचिए कि हम सब लोग जो है वो खबर कैसे निकालते हैं। खबर निकालने के पास हमारे पास तरीका यही होता है कि हमारे अपने सोर्स होते हैं, और हम उसी सोर्स से चिपके रहते हैं हमेशा। ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि वो कोई ऑफिसर होता है, और ऑफिसर से जो है वो हम बात करके अपनी खबरें निकाल रहे होते हैं। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए कि जिस दिन आप उस ऑफिसर को अब वो ऑफिसर आपको खबर दे रहा है, लगातार बता रहा है कि ऑफिस में यहाँ ये घोटाला हुआ, फलां साहब ने ये किया, चिलां साहब ने ये किया। लेकिन जिस दिन आप जो है वो उनसे पूछेंगे कि सर, सुना है कि आपका भी नाम उस वाले स्कैम में है, तो शायद वो अगले दिन से आपको सब कुछ बताना बंद, यानी आपका सोर्स जो है वो वहीं ख़त्म। ऐसा ही होता है ना? तो ऐसे में जो है वो आरटीआई जो है वो आपके मतलब की चीज़ है कि जहां आपको सोर्स आपको इंफॉर्मेशन देना बंद कर दे, तो तब जाकर आपको जो है वो आरटीआई काम आएगा। और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे। कुछ देर के लिए हम लोग अब भूल जाएं कि हम लोग सहाफ़ी हैं, एक आम शहरी के हैसियत से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरा मुझे ये बताना है कि आरटीआई क्या है, कैसे, ये बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि आजकल तमाम लोग ऑनलाइन मौजूद इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आरटीआई क्यों है। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है।
और डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्या है वो आपको भी पता है। आप कौन है? आप मालिक है। जनता जो है वो मालिक है। डेमोक्रेसी की परिभाषा तो यही कहती है ना। तो आप सब लोग जो है वो मालिक हैं। तो क्या कभी आपने मालिक होने का एहसास किया है? शायद नहीं किया है। जरा सोचिए कि आप में से कितने लोग जब बचपन में आपके वालिदैन ने, आपके माँ बाप ने आपको कुछ पैसे दिए होंगे और आपने 1-2 रुपए की टॉफी ले ली होगी, तो शायद आपकी पिटाई भी हुई हो या आपको डांट पड़ी हो कि तुमने ये पैसे का क्या किया, क्यों खरीद लिया। या हमने देखा है अक्सर कि हम सब लोग जो है वो हिसाब मांग रहे होते हैं। रिक्शे वाले से हिसाब मांग रहे हैं, सब्जी वाले के पास गए, सामान लिया, उसने बोला है कि साहब 100 रुपये हुए। अरे 100 रुपये कैसे हो गए बताओ। तो आप हिसाब जोड़ते हैं वहां बैठ के। अखबार वाला आया सुबह सुबह 1 महीने के बाद, उसने पैसे मांगे तो अपना हिसाब मांगना शुरू कर दिया। लेकिन कभी सोचा है कि जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं और जो लोकतंत्र हमारे पैसों से चल रही है, हमारे दिए हुए टैक्स से चल रही है, उससे भी हम हिसाब मांगेंगे? मुझे जहां तक पता है कि आप जब पैदा हुए हैं, जो पहला इंजेक्शन आपको दिया गया है, उस वक्त से लेकर और जब आप मरेंगे, आपके लिए कफन का कपड़ा खरीदा जाएगा या जलाने के लिए लकड़ी खरीदी जाएगी, उस वक्त तक जो है वो आप किसी ना किसी रूप में टैक्स भर रहे हैं। और उसी टैक्स से जो है हमारी सरकार चल रही है। एक छोटे से अधिकारी से लेकर एक क्लर्क से लेकर इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, सबको जो है वो सैलरी मिलती है। तो मालिक हम हैं। कभी आपने सोचा है कि हमने वोट क्यों किया? वोट इसलिए किया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमने एक नुमाइंदा चुनकर भेजा कि वो जाकर जो सरकार बन रही है उनके सामने हमारे मसलों को रखे, हमारे लिए बेहतर स्कीम लेकर आए, हमारी जो तकलीफें हैं उसको दूर करे। लेकिन वोट देने के बाद हम भूल जाते हैं। कभी हम नहीं पूछते हैं कि साहब जो अच्छे दिनों का वादा था वो गया कहाँ? जो 15 लाख रुपए आने वाले थे वो कहाँ रह गए? बीच में कहाँ अटक गया? या हमने जिसको वोट दिया है, जो आपके इलाके में बड़े बड़े वादे करके गया था कि मैं ये करवा दूंगा, आप हॉस्पिटल खोलूंगा और स्कूल खोलूंगा, वो कहाँ गया? क्या हुआ? तो यही सब चीजें जो है वो सवाल जो है वो आपको आरटीआई करना सिखाता है। आरटीआई इस मुल्क में नाफिज इसलिए किया गया कि इस देश के सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आए, शफाफियत आए, जवाबदेही आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो इसलिए जो है वो इस मुल्क में जो है वो आरटीआई लाया गया। और जनता भी, आवाम भी ये एहसास करे कि वो मालिक है। डेमोक्रेसी में जो है वो जाहिर सी बात है आप मालिक हैं। आप लोगों ने सुना होगा ब्यूरोक्रेसी, जिसको उर्दू में बोलते हैं नौकरशाही। तो ये तमाम लोग जो है वो आपके नौकर हैं और वो आपकी खिदमत के लिए बहाल किए गए हैं। पुलिस आपकी खिदमत के लिए बहाल की गई है कि आप रात को जो है वो चैन की नींद सो सके और ताकि आपके घर जो है वो कोई चोर चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। आप सड़क पे जो है वो महफूज तरीके से चल सके, कोई आपके साथ सीना झपटी ना करे। तो ये तमाम लोग जो हैं वो आपकी सर्विस के लिए, आपकी खिदमत के लिए बहाल किए गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा कि हम मालिक हैं तो हम सवाल करें कि भाई हमारे नौकर ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं जिससे हमें ही तकलीफ पहुंच रही है। तो ये सब सवाल जो है वो पूछने का नाम आरटीआई है। और आज का सेशन जो है वो हमने 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। फसी भाई, ये मेरा कनेक्ट दिख रहा है क्या? पीपीटी? हाँ सर, आपका शुरू हुआ ठीक है ठीक PPT। ठीक है। हाँ। तो आज का सेशन जो है वो मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले मैं बहुत ब्रीफ में आरटीआई क्या है, मैं ये जानता हूँ आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी बातें आरटीआई की रख के और फिर कोशिश करेंगे कि जो जर्नलिज्म के मेरे तजुर्बे रहे, मैं जो हूँ वो मैंने कभी भी अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं कहा है, लोग भले ही कहें। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे लगता है कि जर्नलिज्म का एक सबसे बेहतरीन टूल जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो सकता है। और भले ही आप ही लोगों को बताते आए हैं कि अब आरटीआई में कुछ रह नहीं गया है, आरटीआई जो है इस सरकार ने ख़त्म कर दी है। लेकिन मेरा मानना है कि आरटीआई अभी मौजूद है और इससे अभी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप अगर इसका बेहतर इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि आरटीआई डालना भी खबर बनी है
मेरे मामले में तो ऐसा हुआ है, जवाब नहीं मिला तो वो भी खबर है, जवाब मिला तो भी खबर है, अगर उन्होंने मना किया तो भी खबर है। तो एक जर्नलिस्ट के हिसाब से हम देखें तो आरटीआई हमारे लिए बहुत एक मुनासिब हथियार हो सकता है हमारे जर्नलिज्म का। जो हम अब तक पीआर कर रहे होते हैं एक तरह से, या प्रेस रिलीज के पे टिके हुए होते हैं, या हमारे सोर्स की बुनियाद पर खबरें लिख रहे होते हैं। आरटीआई जो है वो आपको इन सब से थोड़ा सा अलग करता है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों हजारों कहानियां हैं शेयर करने के लिए, लेकिन वक्त की शायद आज कमी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ मामलात जो है वो आपके सामने रखूं। तो अभी जो है वो आप सोचिए कि आप आम नागरिक हैं और सहाफ़त को भूलिए, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आरटीआई क्या है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि लीगल टर्म यूज़ ना करूं, बहुत ज़्यादा आपको सेक्शंस में ना उलझाऊं, इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ना बताऊं, लेकिन फिर भी ये बता दूं कि सबसे पहले जो है वो इस मुल्क में 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ, और जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था, नाफिज था, और अब तो खैर वो हट गया है, और जम्मू कश्मीर का अपना एक्ट भी था मौजूद। तो अगर हम कंट्री की बात करें तो इंडिया जो है वो माना जाता है कि 44वां या 45वां मुल्क है जिसने आरटीआई को नाफिज किया अपने मुल्क में। इससे पहले सबसे पहले स्वीडन में यह एक्ट मौजूद था, 1766 में ही यह एक्ट वहाँ बन चुका था। और कहा जाता है कि स्वीडन का एक्ट इतना शानदार था कि वहाँ तमाम सरकारी ऑफिस में, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको 1 घंटा फ्री दिया गया है, आप किसी भी दफ्तर में जाइए, अपने मतलब की कोई फाइल निकालिए, आपको जो लिखना है नोट कीजिए और चले आइए। उसी तरह से कोलंबिया में 1888 में ये आ गया था, फिनलैंड में 1951 में आ गया था, यूएस में 66 में आ चुका है, डेनमार्क नॉर्वे में 70 में आ चुका था, फ्रांस में 1978 में लागू कर दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लागू कर दिया गया था 1982 में, कनाडा में 1983 में। इस तरह से जो है वो इतने साल लगे इंडिया इसको पहुंचने में, और 2005 में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इस मुल्क में आरटीआई लागू हुआ। लेकिन 9 स्टेट में जो है वो सेंट्रल लेवल पे एक्ट लागू होने से पहले ये एक्ट मौजूद था। उनमें से सबसे पहले तमिलनाडु है, गोवा है, जहां 1997 में लागू हो गया था, राजस्थान कर्नाटक में 2000 में लागू हो गया था, दिल्ली में 2001 में लागू हो गया था, महाराष्ट्र आसाम में 2002 में लागू हो गया था, मध्य प्रदेश में 2003 में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर में 2004 में लागू हो गया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक्ट आपको यूं ही मिल गया है, बल्कि हमारा जो आईन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 2 धाराएं ऐसी हैं, 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसकी बात पहले से कर रहे थे। पहला है आर्टिकल 19(1), और दूसरा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 क्या कहता है वो आपको मालूम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें जजेस ने बहुत अच्छे फैसले दिए, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो 1973 में आया, जिसको बोलते हैं बेनेट कॉलेमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की गई, और कहा गया कि 19(1) जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन की गारंटी देता है, ये होना चाहिए। उससे भी एक अहम मामला आया 1976 में, जिसको बोलते हैं राज नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एक जस्टिस मैथ्यू थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो उन्होंने बात कही कि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो आर्टिकल 19(1) की बात करना, आर्टिकल 21 की बात करना बेमतलब बेमानी है। इसे एग्जांपल अगर मैं दूं, कि अगर मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता हूं कि आप लोग कौन है, कहाँ से जुड़े हैं, क्योंकि अभी हमारी आपसे बातचीत नहीं हुई है, तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे आपके बारे में पता ही नहीं है। तो आपके बारे में मुझे बोलने के लिए मुझे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है वो आरटीआई की बात 1976 में इस फैसले में हुई। आमतौर पे जो हिस्ट्री बताने, आपको एक्टिविस्ट जो हिस्ट्री बताएगा, वो यही बताएगा कि राजस्थान में MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तंजीम थी। उसने जो है वहाँ पे ये एक मूवमेंट शुरू किया, और उस मूवमेंट के बदौलत जो है वो इस मुल्क में लागू हुआ।
लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरा मूवमेंट जो है वो देश के पत्रकारों ने शुरू किया। सबसे पहले हमारा पैसा हमारा हिसाब, हम जिएंगे हम जानेंगे, ये नारा जो है प्रभात जोशी जो हिंदी के बड़े पत्रकारों में उनकी गिनती होती थी किसी जमाने में, उन्होंने जो है वो इस नारे को जनसत्ता अखबार है उसके एडिटोरियल में लिखा और वहां से एक आवाज उठाई कि जब हमारा पैसा हमारा हिसाब, क्योंकि पैसा हमारा है तो हमें उसके हिसाब लेने का भी अधिकार होना चाहिए। उसी तरह से कुलदीप नैयर साहब को आप जानते हैं, उन्होंने इस एक्ट की वकालत बहुत पहले से शुरू कर दी थी। प्रेस काउंसिल ने जो है वो इसकी मांग बहुत पहले शुरू कर दी थी। काफ़ी सारे मामलात में उन्होंने कोर्ट भी गए और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में जहाँ पे हमने अभी बात की है कि कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो उन स्टेट में कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे महाराष्ट्र में या आसाम में या गोवा में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, कोई मूवमेंट वहाँ नहीं हो रहा था, कोई तहरीक नहीं चल रही थी। फिर भी हुकूमत ने उसको लागू किया वहाँ पे। उसकी वजह यह थी कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो है वो इस मुल्क में आ रही थी और उन कंपनियों को भी लगा कि इस मुल्क में एक एक्ट होना चाहिए जिससे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में जानकारी ले सके। तो ये भी एक रीज़न बना। और जब ब्यावर शहर, राजस्थान के ब्यावर शहर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ गया हूँ, वहाँ पे जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो उस मोमेंट में भी सबसे ज़्यादा जो एक्टिव लोग थे या उस मोमेंट को जो आम लोगों तक, मुल्क के लोगों तक पहुंचाया, वो पत्रकार लोग ही थे। सहाफ़त से जुड़े लोग थे। कुलदीप नैयर उसमें बहुत एक्टिव रहे, प्रभात जोशी का नाम मैं ले चुका हूँ। ये लोग पूरे अखबारों में लिखकर पूरे देश के लोगों तक बातों को पहुंचा रहे थे। बता दूं कि चांग गेट पे जो धरना हो रहा था उसमें लगभग तमाम जो लोग बैठे हुए थे वो सब आम औरतें थी और मर्द हजरात उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये घाघरा पलटन जो है वो इंफॉर्मेशन लेके क्या करेगी, इसको इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने 40 दिन का ऐतिहासिक धरना दिया और उन औरतों की बदौलत वो जेल गई और उन औरतों की बदौलत जो है वो एक मुल्क में एक डिबेट छिड़ा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी। एक्टिविस्ट जो बताएगा वो MKSS बताएगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत अहम रोल जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का रहा है, हमारे मुल्क के जर्नलिस्टों का रहा है, पत्रकारों का रहा है। लेकिन अफसोस कि आज जो है वो वही मीडिया या वही सहाफ़ी जो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मुल्क में RTI नाफिज होगा तो हमें फ़ायदा होगा, वो लगभग आज इस एक्ट को भूल चुके हैं। इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इसके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं कि सरकार ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया इसलिए हम RTI डालना लोग भी बंद कर दें, और खुद तो हम शायद डालते भी नहीं है। तो बहुत शॉर्ट में बता दूं कि यह एक्ट जो है वो इस देश के, इस मुल्क के तमाम जो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं या लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, उन तमाम जगहों पे ये एक्ट लागू होता है। उन तमाम ऑफिसेज में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो बहाल किया गया है। उसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, अगर वो गवर्नमेंट से किसी भी रूप में फंड ले रही है तो वो RTI के दायरे में आती है। लोकतंत्र के जो चार खंबे हैं, उनमें से एक खंबा जो जिससे आप लोग ताल्लुक रखते हैं उसको छोड़ के तमाम तीनों खंबों पे ये लागू है। जैसे एग्जीक्यूटिव में ये एक्ट लागू है, जुडिशरी में ये एक्ट लागू है, लेजिस्लेचर में ये एक्ट लागू है। मीडिया जो है इससे बाहर है, लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया को भी RTI के दायरे में होना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि जिस एंकर की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए हो सकती है महीने की या लाख रुपए हो सकती है, वो इतना सारा कुछ कैसे मेंटेन कर रहा है। दूसरा यह है कि वो पब्लिक अथॉरिटी भी है, कहीं ना कहीं सरकार से किसी न किसी रूप में फंड ले रही है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की शक्ल में ले, चाहे वो पेपर में सब्सिडी के तौर पे ले, या वो ज़मीन जो है सरकार ने दी है लीज पे उसकी शक्ल में ले। तो वो कहीं ना कहीं सरकार से फ़ायदे ले रही है, तो उनको भी RTI के दायरे में होना चाहिए। इस एक्ट की तमाम सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक्ट जो है तमाम एक्ट को ओवरराइड करता है, सुपरसीड करता है। यानी कोई अधिकारी आपको ये नहीं बोलेगा कि इस मुल्क में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 लागू है इसलिए आपको जवाब नहीं देंगे, उनको जवाब देना है। या कोई पुलिस वाला ये नहीं कहेगा कि हम 156 CRPC के तहत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे।
मैं यहाँ एक छोटी सी घटना का जिक्र कर दूं कि बाटला हाउस इनकाउंटर आप सब लोग जानते होंगे। उस पे मैंने बहुत सारी आरटीआई फाइल की थी किसी जमाने में। तो मुझे दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम 156 सीआरपीसी के तहत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो मेरा जो कहना था कि आपको अगर मना करना है तो आपको आरटीआई की जो सेक्शंस हैं उनके तहत मना करना होगा। आपका ये लॉजिक नहीं चलेगा। और इसी बुनियाद पे मैंने अपील में था और फाइनली सीआईसी ने यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम चीज़ें जो मैं मांग रहा था वो सब कुछ मिला था। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या है? तो आरटीआई के 2F में इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है वो किसी रूप में भी हो सकता है। वो कोई रिकॉर्ड हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई मेमो हो सकता है, वो कोई ईमेल हो सकता है। एक अधिकारी ने किसी दूसरे अधिकारी को ईमेल किया है, वो आप मांग सकते हैं। कोई ओपिनियन हो सकता है, एक अधिकारी ने, एक अफसर ने किसी दूसरे अफसर को अपना रिटेन रूप में अगर कोई ओपिनियन दिया है, एडवाइस दिया है, तो वो आप मांग सकते हैं। प्रेस रिलीज मांग सकते हैं। आप सोचेंगे कि प्रेस रिलीज मांगने की नौबत क्यों आएगी, वो तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, दिल्ली की जामिया नगर इलाका, पहले यहाँ पुलिस चौकी हुआ करता था। पुलिस चौकी के बाद उसको थाने में कन्वर्ट किया गया। तो दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि इसको हम थाने में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी एक हिस्ट्री रही है इस इलाके की। और यहाँ इस तरह के लोग रहते हैं जो कि टेरर को समर्थन करते हैं किसी न किसी रूप में। और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा इदारा है जिसकी एक वायलेंट हिस्ट्री है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो ये बात जाहिर सी बात है कि अगले दिन अखबारों में किसी ने नहीं छापी। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने आरटीआई फाइल किया, और आरटीआई फाइल करने के बाद हमने वो प्रेस रिलीज हासिल किया, और वो ऑथेंटिक प्रेस रिलीज थी। उसके बाद जो है वो तमाम अखबारों में ये बात छपी, चाहे वो अंग्रेजी के तमाम बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस से लेके तमाम अखबारों में इसकी चर्चा हुई। और फिर पुलिस ने जो है वो एक तरह से माफ़ी उन्होंने मांगा कि ये गलती से कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स जो है वो हमारी तरफ से हुआ है, तो हम इसको वापस लेते हैं। तो यानी आप जो है वो प्रेस रिलीज मांग सकते हैं, सर्कुलर है सरकार का वो आप मांग सकते हैं, ऑर्डर है वो आप मांग सकते हैं, लॉग बुक है वो आप मांग सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने साइन किया है किसी सरकार के साथ तो वो आप मांग सकते हैं, कोई रिपोर्ट है सरकार ने अगर बनाई है तो वो आप मांग सकते हैं, कोई भी पेपर आप मांग सकते हैं, कोई सैंपल आपके इलाके में अगर कुछ काम हो रहा है तो आप उन कामों का सैंपल भी मांग सकते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया? वो आप काम का सैंपल भी मांग सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर सड़क बन रही है तो आप मांग सकते हैं कि इसमें किस तरह का सीमेंट, बालू या तमाम चीज़ें जो हैं वो कैसी यूज़ हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने अपने एक्टिविज्म की शुरुआत सैंपल मांग के ही की थी। जो सीमापुरी इलाके में वो रहते थे जहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तन काम करती थी, उन्होंने उस इलाके में बनने वाले सड़क के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मांगी। और उस इंफॉर्मेशन को लेकर वो पब्लिक में गए और पब्लिक को जमा करके उन्होंने कहा कि भाई ये कागज़ बता रही है कि ये सड़क जो है वो 6 इंच मोटी है और इसमें इतना परसेंट बालू और सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, गिट्टी इस्तेमाल किया गया है। और लोगों के सामने वो उन्होंने सड़क खोदी और सड़क खोद के बताया कि भाई कागज़ में तो ये 8 इंच मोटी है लेकिन रियल में 4 इंच मोटी है। तो इस तरह से लोग उनके साथ जुड़े। आप कोई मॉडल मांग सकते हैं, आप कोई डेटा किसी भी फॉर्म में है वो मांग सकते हैं, इवन आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तो वो आप मांग सकते हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज अगर आपको मांगनी है तो आप मांग सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा कि डीयू का एक स्टूडेंट जो अभी देश के एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, बीबीसी के साथ जुड़े हुए हैं और कई जगह पे वो काम करते हैं, उनके साथ एक हादसा उनके कॉलेज में पेश आया था। उनके कॉलेज के कुछ स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी की थी, और जब उनकी शिकायत उन्होंने की तो उनको रेस्ट्रिक्टेड करने की बात की गई। तो उन्होंने तब जो है वो सीसीटीवी फुटेज मांगा था, जिसके बाद उनका मामला सॉल्व हुआ था। तो यानी आप आरटीआई से 4 काम जो है वो कर सकते हैं। 4 काम में यह है कि आप सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं,
सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, आप सरकार के किसी भी काम का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने सैंपल मांगा या ब्लूप्रिंट मांगा, तो आप अगर चाहते हैं कि उन काम का मैं इंस्पेक्शन भी जाके करूं, तो वो भी आरटीआई आपको इजाज़त देता है। या कई बार होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है, कई बार आपको ये होगा कि आपको पीआईओ ने कहा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो इन्फॉर्मेशन 1 लाख पेज में है, तो आप घबरा जाते हैं कि अरे 1 लाख का मतलब कि 2 लाख रुपए मुझे जमा करना पड़ेगा, मैं ये कहाँ से करूँगा? तो ऐसे कंडीशन में जो है वो आप कहेंगे कि आप मुझे आरटीआई के सेक्शन 2J के तहत मुझे इंस्पेक्शन करना है और तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखना है, तो आप वो कर सकते हैं। और सरकार के किसी भी काम का जो है वो आप सैंपल माँग सकते हैं किसी भी मटेरियल का। प्रोसेस बहुत आसान है। ज़्यादातर स्टेट ने इनको ऑनलाइन कर दिया है, महाराष्ट्र ने ऑनलाइन कर दिया है, बिहार ने ऑनलाइन कर दिया है, दिल्ली ने ऑनलाइन कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आरटीआई फाइल करना है तो यहाँ भी आरटीआई ऑनलाइन है। rti.online.gov.in पे जाइए, जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं वैसे ही अकाउंट बनाइए, और फिर जो है वो आप वहाँ से आप डायरेक्ट आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सर एक बाकी सवाल स्टेट। आया था, माजरत चाहता हूँ सर, बीच में थोड़ा सा मैं जी इंटरप्ट किया। जी जी। आप बोल रहे थे 4 तरह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, तो उसी ज़मन में एक सवाल चैट बॉक्स में आया था कि क्या पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर जी ऑफिस है जी। उस पे भी ये चीज़ें लागू होती है? मैंने शुरू में ही बताया कि देश के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, वो उन सब पे लागू होता है। पीएम के साथ साथ राष्ट्रपति ऑफिस पे भी लागू होता है, कोर्ट पे भी लागू होता है। तो वो तमाम जगहों पे आप जो है वो ये आरटीआई आप फाइल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर है। जी सर, शुक्रिया। जी। तो प्रोसेस जो है वो जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ सब लोगों ने कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है, पेट दर्द का बहाना किया होगा ज़रूर आप सब लोगों ने। तो वैसे ही एप्लीकेशन लिखना है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, और एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और फिर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपके सवाल हैं, वो सवाल आप वहाँ पूछेंगे। ज़्यादातर स्टेट में ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है, मतलब फॉर्म है, आप उसको भरिए और जमा कर दीजिए। एप्लीकेशन के हज़ारों लाखों फॉर्मेट ऑनलाइन गूगल पे मौजूद हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो है वो आप आरटीआई प्लेन पेपर पे लिख के आप दे सकते हैं। आपको 30 दिन का इंतज़ार करना होगा। 30 दिन के इंतज़ार के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है उसमें, अगर लाइफ एंड लिबर्टी का भी सेक्शन, तो आप 48 आवर्स में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं, एक स्टूडेंट का ही मैं एग्जांपल दूंगा कि एक स्टूडेंट जो कि जामिया में उर्दू डिपार्टमेंट के तालिब इल्म थे, और उनको तमाम सब्जेक्ट्स में, तमाम पेपर में नंबर जो है वो अबव 70 आया था, लेकिन एक पेपर जो सबसे अच्छा गया था उसमें सिर्फ 6 नंबर आया था। और उन्होंने दाखिले के लिए अप्लाई किया था जेएनयू में पीएचडी के लिए, और वहाँ दाखिला भी हो गया। उनको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, लेकिन वो फेल थे। तो बहुत परेशान हुए, उनको लगा कि जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है उसके तहत जाएंगे तो महीनों लग सकते हैं, और यहाँ हमें 2 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो तब जो है वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने 7-1 के तहत आरटीआई फाइल की। खैर आरटीआई का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने बुला के उनकी कॉपी जब निकाली तो देखा कि रीटोटलिंग में गलती हुई थी। उनको नंबर 76 था, लेकिन वो 7 रह गया, वो सिर्फ 6 नंबर चढ़ पाया था। तो यानी आपको जो है वो 30 दिनों का इंतजार करना होगा। 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई जवाब देता है पीआईओ, तो वो आपसे पर पेज 2 रुपए मांग सकता है। लेकिन अगर वो 30 दिन के बाद मांगता है तो वो उसको मांगने का अधिकार नहीं है। मैं एग्जांपल फिर से दूंगा कि मैंने एनएचआरसी में आरटीआई फाइल की थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगी गई इंफॉर्मेशन है वो 12,000 कुछ पेज में है, तो आप 24,000 कुछ रुपए जमा कीजिए, तो हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो क्योंकि मुझे, मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत अहम थी, तो हमने 24,000 कुछ रुपए का चेक जमा किया, और वो इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया। और अगले दिन मैंने पीआईओ से बात की, इत्तेफाक से पीआईओ से बातचीत पहले से थी। तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो आपके खिलाफ अपील करने जा रहा हूँ,
बोले क्यों? तो मेरा जवाब था क्योंकि आपने 30 दिन के बाद जवाब दिया था और आरटीआई का सेक्शन फला ये कहता है कि आपको ये मांगने का हक नहीं था। तो बहुत हंसे भी और बोले कि जब आपको ये मालूम था तो आपको देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे लिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन अहम थी और मैं अगर उस लफड़े में पड़ता तो शायद वो मिलता नहीं। तो बहरहाल उन्होंने अगले दिन बुला के मुझे वो चेक वापस कर दिया। तो ये जो है वो है कि आपको 30 दिन के बाद अगर कोई पैसे मांगता है तो वो आप नहीं देंगे, नहीं देना पड़ता है, आरटीआई ये कहता है। अगर आपको जवाब नहीं मिला या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आधी अधूरी है, गलत है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील में भी आपको ये अगले 30 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आपने 30 दिन का इंतजार किया, जवाब नहीं मिला या जब जवाब मिला जिस दिन, उस दिन से लेकर 30 दिनों के आगे जो 30 दिन होगा उसके बीच में कभी भी, दरमियान में कभी भी आपने अपील किया, अपील में जो है वो आपकी सुनवाई होती है। कई बार हो सकता है कि वो आपको बुला भी लें कि आ जाइए, लेकिन कोई जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अपनी बात लिख कर भी भेज सकते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, आधी अधूरी है। तो लिख के भेजना भी काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं कि आप जाएं। तो फर्स्ट अपील के बाद भी अगर आपका मामला सॉल्व नहीं होता है तो आपके पास सेकेंड अपील करने का ऑप्शन है और ये आखिरी ऑप्शन है। हर स्टेट में एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है और केंद्र में सेंटर में, मरकज में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। यहाँ पे आप सेकेंड अपील कर सकते हैं और ये सेकेंड अपील फर्स्ट अपील का जब आपने 30 दिन का इंतजार कर लिया और कोई जवाब नहीं मिला तो आप अगले 90 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। बहुत सारी जगहों पे फर्स्ट सेकेंड अपील करने का तरीका जो है वो ऑनलाइन है, खासतौर पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। या फिर आप डायरेक्ट जो है वो आर्टिकल 18 के तहत कंप्लेन भी कर सकते हैं। फीस जो है वो 10 रुपये है। आरटीआई डालने की फीस जो रखी गई है वो 10 रुपये रखी गई है। बहुत कम फीस है। कुछ स्टेट में ज़्यादा है, जैसे कि मैं बता दूं कि हरियाणा में ये फीस 50 रुपये है, गुजरात में ये फीस 20 रुपये है, सिक्किम में ये फीस 100 रुपये है। सिक्किम में फीस 100 रुपये इसलिए है कि काफ़ी मुश्किल होता है पहाड़ों पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मैं वहाँ खुद गया हूँ, देखा है पीआईओ की दर्द को कि वो बेचारा साइकिल लेके खुद ही जा रहा होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। दूसरा है कि पीआईओ आपको अगर A4 या A3 साइज का पेपर दे रहा है तो वो पर पेज 2 रुपये आपसे मांग सकता है। आमतौर पे पीआईओ जो है वो आपको 10 पेज तक मुफ्त में दे देते हैं, पैसे नहीं मांगते हैं। लेकिन कोई कोई पीआईओ ऐसा भी होगा जो आपसे बोलेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन एक पेज में है, आप 2 रुपये जमा कीजिए, और वो 2 रुपये मांगने के लिए उसने 25 रुपये रजिस्ट्री पोस्ट में खर्च किया और वो 2 रुपये भेजने के लिए आपका भी खर्च होगा। तो ऐसा भी होता है। अगर बड़ा पेज है, कोई आपने मैप मांग लिया, कोई नक्शा मांग लिया, कोई ब्लूप्रिंट मांग लिया, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो आपको देना होगा। कोई प्रिंटेड पब्लिकेशन है तो उसकी जो प्राइस होगी, जो उसकी कीमत होगी वो आपको अदा करनी होगी। अगर आप इंस्पेक्शन करने गए हैं और उस दौरान आपको अगर कोई फोटोकॉपी लेनी है तो आपको पर पेज 2 रुपये देना होगा। पहले लोग फ्लॉपी या सीडी में भी मांगते थे इंफॉर्मेशन, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन मेल पे ही आ जाता है, ये मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी चाहिए, सीडी में भी चाहिए, तो आपको 50 रुपये उसका चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप कोई सैंपल या मॉडल मांग रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं किसी रिकॉर्ड को तो पहला 1 घंटा फ्री होता है। उसके बाद से जो है वो 5 रुपये आपको हर घंटे का देना होता है। किसी किसी स्टेट में जो है वो आपको 10 रुपये या 15 रुपये भी घंटा लगता है। तेलंगाना में क्या है आपको एक बार देखना पड़ेगा। और मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सेंट्रल एक्ट को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत फर्क जो है वो आपके स्टेट वाले एक्ट में हो। अब आपने जब सेकेंड अपील कर लिया तो कमिश्नर के पास ये अधिकार है, ये हक है कि वो पर डे 250 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सके। मेरे तकरीबन 27-28 मामलों में पेनाल्टी लगी है पीआईओ पे या अपीलेट अथॉरिटी पे। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक मामला आता है कि पेनाल्टी लग गई तो हमारा क्या फ़ायदा। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। हमारे एक दोस्त थे जो कैंटीन के खाने से बहुत परेशान थे। उन्होंने आरटीआई फाइल की, 7 महीने लगे इन्फॉर्मेशन मिलने में। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के मजाक कर रहे थे कि यार तुमने इतना मेहनत किया लेकिन फ़ायदा क्या हुआ। तो
हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा CIC को कि 7 महीने हमें परेशान किया गया और हमारे इस दौरान पैसा खर्च हुआ। तो पहली बार CIC ने ये ऑर्डर किया कि भाई एप्लीकेंट को जो है वो 50% यानी 12,500 रुपये जो है वो दे दी जाए, क्योंकि उसने भी मेहनत की है। 12,500 हमारे दोस्त को मिला, हम लोगों ने उसकी पार्टी भी की। तो कई सारे मामलों में जो है आप चाहें तो CIC पे क्लेम कर सकते हैं कि इसमें जो है वो इस पूरे प्रोसेस में मैं भी सफ़र किया हूँ, तो हमें भी जो है वो पेनाल्टी का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं दी जाएगी। इसके बारे में RTI का सेक्शन 8 इसके बारे में बात करता है। RTI के सेक्शन 8 में 8 सब क्लॉज हैं जिसमें इसकी बात की गई है। जैसे सेक्शन 8(1) ये कहता है कि वैसी इन्फॉर्मेशन जो देश के एकता को खतरा पहुंचाता हो, सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाता हो, इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाता हो, तो उस कंडीशन में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। या सेक्शन 8(1)(b) ये कहता है कि अगर अदालत ने किसी इन्फॉर्मेशन को देने से मना किया है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। या कोई मामला अदालत में चल रहा हो, पेंडिंग हो, और उस इन्फॉर्मेशन के देने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आता हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं दी जाएगी। या कोई इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को अफेक्ट करता हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। या अगर कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, कोई ट्रेड सीक्रेट है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि फसी भाई ने PhD सबमिट किया अपना, और आप चाहते हैं कि अवार्ड होने से पहले पढ़ ले, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जब तक वो डिग्री अवार्ड नहीं हो जाती है, तब तक जो है वो आप उसको मांग के नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। या सर कोई एक सवाल इन्फॉर्मेशन। आया था। जी 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 सर। जी जी, सर एक पूछिए सवाल सर। आया था कि कितनी पुरानी, यानी गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे हाँ, मैं उस सालों पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ संचय रहा हूँ। जी। ये खत्म कर, वो आपके सवाल में समझ गया, वो ये बस नेक्स्ट जी स्लाइड में वही बात है। अच्छा ठीक हो। तो अगर कोई कॉन्फिडेंस में इंफॉर्मेशन ली गई है फॉरेन गवर्नमेंट से, तो वो आपको नहीं मिलेगा। या वो इंफॉर्मेशन जो किसी के लाइफ को डेंजर में डालता हो, खतरे में डालता हो, तो वैसी इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। या वैसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में रुकावट डालता हो, तो वैसी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। या कैबिनेट पेपर अगर पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, तो उस वो भी आपको नहीं मिलेगा। या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। या अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉपीराइट का उल्लंघन करता हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा। या बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो आपको RTI की इंफॉर्मेशन नहीं देंगी। और 20 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन जो है, ज़्यादातर मामलों में, कुछ मामलों में मिलता भी है, लेकिन 20 साल से पुरानी अगर इंफॉर्मेशन है, शायद आपका सवाल यही था, तो वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर जी वो सर देना, यही सवाल था। अगर वो मौजूद है तो वो बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन अगर 20 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन है, तो वो शायद आपको देने से मना कर दे। वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसी तरह से RTI का सेक्शन 24, जिसमें पहले 18 डिपार्टमेंट को RTI से बाहर रखा गया था, बाद में शेड्यूल 2 लाया गया, जिसमें 4 डिपार्टमेंट और जोड़ दिए गए, यानी 22 डिपार्टमेंट हो गए। और इनको जो है वो RTI के दायरे से बाहर रखा गया। उसका नाम आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। IB रॉ जो है वो RTI के दायरे के बाहर है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस RTI के दायरे के बाहर है। सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो RTI के दायरे के बाहर है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो RTI के दायरे के बाहर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके बाहर है। एविएशन रिसर्च सेंटर इसके बाहर है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इसके बाहर है। CRPF, ITBF, CISF, NSG इसके बाहर है। स्पेशल ब्रांच CID अंडमान निकोबार जो है वो इसके बाहर है। स्पेशल आसाम राइफल जो है वो इसके बाहर है। क्राइम ब्रांच CID इसके बाहर है। स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस इसके बाहर है। लेकिन अगर मामला ह्यूमन राइट्स वायलेशन का है, या आपके जरिए मांगी गई इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक डोमेन के लिए, तो उस केस में उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और उस केस में जो है वो टाइम लिमिट जो होगा वो 45 दिन होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भोपाल गैस कांड आप सब लोग जानते होंगे। भोपाल गैस कांड के बारे में हमने एक RTI MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को डाली। उन्होंने मेरे RTI को फॉरवर्ड कर दिया CBI को।
सीबीआई ने कहा कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। हमने अपील किया फिर से एमईए को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। उन्होंने फिर से मेरे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया। उन्होंने फिर से कहा हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। तो हमने सेकेंड अपील फाइल की, और सेकेंड अपील में हमने ये कहा, क्योंकि पहली बात कि मेरे ज़रिए मांगी गई इन्फॉर्मेशन लार्जर पब्लिक डोमेन के लिए है और करप्शन इन्वॉल्व है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि मैंने आरटीआई का इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगा है एमईए से, ना कि सीबीआई से। अगर करस्पॉन्डेंट हुआ है एमईए और सीबीआई के बीच में एंडरसन को लेकर, तो उसकी कॉपी एमईए के पास भी मौजूद होनी चाहिए। तो मुझे वही चाहिए। तो पहली बार जो है सीआईसी ने सीबीआई को कहा कि अगर आपके पास है या आपके पास है तो आप अप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन दीजिए, और पहली बार वो इन्फॉर्मेशन मिली। और उसकी चर्चा नेशनल मीडिया की बात कौन कहे, इंटरनेशनल मीडिया में भी की गई। आप लोग विकीलीक्स जानते होंगे, विकीलीक्स के वायर सर्विस में उस पर काफ़ी डिटेल में बात की गई कि क्या क्या प्रॉब्लम था एंडरसन को लेकर और तमाम तरह की चीज़ें। और कई सारे जो है वो फॉरेन के अखबारों ने उसको शाये किया, अपने यहाँ छापा, उस पर चर्चा हुआ। तो ये चीज़ जो है वो आप मांग सकते हैं। सर एक दो सवाल इस स्लाइड से रिलेटेड आए थे, जी तो जी मैं जी। आपके सामने रख देता हूँ। पहला सवाल ये था कि क्या एनजीओज भी आरटीआई के दायरे में आते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि म्युनिसिपल लेवल पे जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इश्यू होता है जिसको पट्टा कहते हैं, है ना, क्या इसके लिए भी आरटीआई डाली जा सकती है? जाली पट्टे बहुत सारे चलते हैं, करप्शन चलता है लोकल लेवल पे, तो क्या बिल्कुल उसके डाल लिए भी सकते है हैं। ना डाला जा सकता है? ये सवाल। म्यूनसिपलिटी जो है वो सरकार के अंडर में है, सरकार के फंड से चलती है, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। एनजीओ अगर सरकार से किसी भी रूप में फंड ले रही है तो वो उस फंड के बारे में आप पूछ सकते हैं। और कुछ सालों पहले, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि एनजीओज को खुद से स्वेच्छा से जो है वो अपने आप को आरटीआई के दायरे में मानना चाहिए, और उनका भी सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। तो उनको जो है वो जवाब देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो भी आरटीआई के दायरे में खुद को माने, और वो जो है वो इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। दूसरा है कि अगर वो सरकार से किसी भी रूप में फंड ले रहे हैं तो वो उसके लिए जवाबदेह हैं, उनको उसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। मेरा ये मानना था, खास तौर पे जो आरटीआई के जो तंजीमें हैं जो आरटीआई पे काम करती हैं, उनको आरटीआई के दायरे में होना चाहिए। इसी प्रैक्टिस को मैंने करने के लिए मैंने आरटीआई फाइल की। उसमें अरविंद केजरीवाल साहब का भी ऑफिस शामिल था, परिवर्तन, और एक और ऑर्गेनाइजेशन थी उनका। तो जब मैंने आरटीआई फाइल की गई तो हमारे पास खुद जो है वो केजरीवाल साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि अरे यार, ऑफिस तुम्हारा है, जब चाहो आओ, देखो जो लेना है लो। हमने कहा कि नहीं, आपको जो है वो रिटेन रूप में, जैसे हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं और वो बेचारे लिख के देते हैं, तो वो प्रैक्टिस हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और हमने अगर मांगा है तो आपको रिटेन रूप में उन सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि आप हमें चाय की दावत दें, ऑफिस बुलाएं और सारा ऑफिस मेरा ये कहें। ये जवाब नहीं होना चाहिए। तो एनजीओ ने भी जो है वो आरटीआई के जवाब दिए हैं। मैंने आरटीआई के 12-15 एनजीओ से आरटीआई की इंफॉर्मेशन ली है। उस पर डिबेट हुआ है, जिसमें ये निकल कर आया था कि फोर्ड फाउंडेशन जो है वो केजरीवाल साहब की ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रही थी। जो यूनाइटेड, ये जो पूरा कैंपेन चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसको फंड मिल रहा था, जो बड़ा उस पर हंगामा भी हुआ था किसी ज़माने में। तो वो सब भी आरटीआई के जरिए आई थी। तो यानी आरटीआई जो है वो शॉर्ट में बोले तो एक प्लेन पेपर पे आप लिख के दे सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है। जहाँ पे आरटीआई अवेलेबल है ऑनलाइन, वहाँ डाल सकते हैं। अगर कोई इसमें बिहार का जुड़ा है तो उनको बता दूं कि बिहार में एक जानकारी नाम की कॉल सेंटर है। आप 155-311 पे कॉल करिए, बीएसएनएल लैंडलाइन नंबर से या मोबाइल से, बीएसएनएल नेटवर्क से। तो फ़ोन पे ही आपका एप्लीकेशन लिख लिया जाएगा, फ़ोन पे ही आपको एप्लीकेशन का नंबर मिल जाएगा, और फ़ोन से ही आपके 10 रुपये कट जाएंगे। वो अलग बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ़ोन पे आप आरटीआई ज़रूर फाइल कर सकते हैं बिहार के अंदर। अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपसे अगर 2 रुपये पर पेज मांगा जाता है तो वो भी आपको नहीं देना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप अगर चाहते हैं कि अपना खर्च बचाएं, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट से ना भेजें या स्पीड पोस्ट से ना भेजें, जो मुल्क में 629 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट ऑफिस हैं, जो बड़ा डाकखाना बोलते हैं,
तो वहाँ पे आरटीआई का काउंटर होता है, वहाँ जाके आप खुद जो है वो एप्लीकेशन दीजिएगा, वो रिसीव करके आपको दे देंगे और आपकी एप्लीकेशन जहाँ है वहाँ पहुँचा दी जाएगी। आरटीआई में प्रोविज़न है जिसको बोलते हैं सुमोटो क्लॉज 41B, उसमें 17 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि लोगों को आरटीआई मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए 17 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन डाल दी जाए या डिपार्टमेंट जो है वो अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दे। जैसे डिपार्टमेंट की हिस्ट्री क्या रही है, यहाँ पे कितने अधिकारी काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, एक साल में क्या क्या काम हुआ है, अगले एक साल का क्या प्रोजेक्ट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। कई सारे फैसले आए जिसमें सीआईसी ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन बार बार मांगी जा रही हो तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो डाल दी जाए। जैसे कि एक सवाल पीएमओ ऑफिस से लोग बार बार पूछ रहे थे कि पीएम ने कितने विदेश के दौरे किए हैं, कितने फॉरेन कंट्री गए हैं, कितना खर्च आया है, कौन सा पत्रकार उनके साथ गया है। तो ये ऐसा सवाल था जो बार बार सहाफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो सीआईसी ने जो है वो जब कहा तो पहले की यूपीए गवर्नमेंट ने जो है वो उसको ऑनलाइन कर दिया था, आप ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत में मैंने देखा कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग बदली, साथ में वो इन्फॉर्मेशन भी गायब। तो ये जो है वो ये मोटी-मोटी बात थी। मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन 55 मिनट ले लिया है, 50 मिनट, 10 मिनट बचा हुआ है। अ, हम लोग बात करें फिर। आपके सवाल हैं? ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात समझ में आ गई हो, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। फसीह भाई सुन रहे हैं आप मुझे? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं सवालात देख रहा था, कई सवाल ऐसा ड्यूरिंग दी लेक्चर आ रहे थे तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। और भी बहुत सारे सवालात हैं अच्छा, मैं ये जो आए देख नहीं हैं। पा रहा हूँ, तो ये क्या करूँ? क्या नहीं मतलब देख मैं पा रहे हैं सर? किसी को भी देख नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप स्क्रीन शेयर मोड पे हैं तो इसकी वजह से शायद वो अच्छा, आप अच्छा। देख नहीं पा रहे ठीक है, मैं समझ गया। अब शायद हो जाए। हैं। स्टॉप शेयर अच्छा, एक बोल सवाल ये है सर हाँ। कि किसी शख्स की ज़ाती मालूमात इसके दफ्तर से मांगी जा सकती है क्या, जैसे इसकी पे स्लिप, तालीमी काबिलियत, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह? ओके। नहीं, आरटीआई में जो मैंने अभी सेक्शन 8 की बात कर रहा था तो उसमें एक क्लॉज ये भी था कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगे। और मैंने देखा है खास तौर पे हमारे लोगों में, जैसे ही आरटीआई की जानकारी आपको होती है, सबसे पहला मन में यही ख्याल आता है कि फला के मैं खिलाफ आरटीआई डालूंगा। तो इस खिलाफ वर्ड से भी मुझे प्रॉब्लम है। मेरा मानना है कि आपके सामने जो आपकी सोच है वो बहुत बड़े लेवल की होनी चाहिए। आप वैसी इंफॉर्मेशन मांगे जिससे एक लार्जर पब्लिक डोमेन का फायदा हो रहा हो। किसी के पर्सनली पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। और लेकिन ज़्यादातर केस में मैंने यही देखा है कि लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा मांगने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमने सीख लिया तो पहला चीज़ हम यही पूछे कि भाई उसको मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ। तो अगर जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो आपको पीआईओ देने से मना कर सकता है। जी। सर, एक और सवाल जो बार बार आ रहा था वो ये था कि क्या ये जो पीएम केयर फंड्स है जी। उस पे भी आरटीआई लागू होगा? नहीं, ये तो पूरा विवाद है। आपको मालूम है पीएम केयर फंड को सरकार ने आरटीआई के दायरे के बाहर रखा है। तो अभी तक तो उसके बारे में जवाब नहीं दिया गया है। ज़्यादातर लोगों ने डाला है, कई लोगों ने डाला है। हमारे कई साथियों ने भी उस पे पीएम केयर फंड पे आरटीआई फाइल की है। लेकिन पीएम केयर फंड को अभी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। इवन पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अभी भी आरटीआई के दायरे के बाहर है। लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा-सा, हम क्योंकि जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, तो हमारे पास और भी ट्रिक्स हैं आरटीआई फाइल करने के। कि अगर वो आरटीआई के दायरे के बाहर नहीं भी है, तो भी हम इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे आपने शुरू में बाबा रामदेव का ज़िक्र कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग की जो पूरी बहस है, वो इत्तेफ़ाक से मेरे आरटीआई के बाद शुरू हुआ। 2005-6 में ही मैंने आरटीआई फाइल की थी। मुझे बताया कि दिल्ली के लोग जो है वो जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी मनमानी से बहुत परेशान थे। और लोगों का कहना था कि क्योंकि सरकारी बैकअप इनके साथ है, सरकार इनके साथ है, इसलिए ये मनमानी करते हैं, फीस बढ़ाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैं पूछता कांग्रेस से या बीजेपी से कि भाई आपको किन-किन पब्लिक स्कूल ने
डोनेशन दिया है तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आरटीआई के दायरे में नहीं है। अगर मैं ये बात इलेक्शन कमीशन से भी पूछता तो वो भी कहते भाई हमें क्या मालूम, उनसे पूछो। लेकिन हमने मालूम किया कि रूल 24A है, जिसके तहत हर पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज़्यादा चंदा अगर मिला है तो उसकी इंफॉर्मेशन उनको देनी है। तो हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन से तो यही पूछा कि पहला तो यही मालूम किया कि भाई इस देश में कुल कितनी पार्टियां हैं, तो मालूम हुआ कि 7 नेशनल पार्टी, 44 स्टेट लेवल की पार्टी, और उस वक्त जो है वो तकरीबन 1600 रजिस्टर्ड पार्टियां थी। अब मुझे लगता है कि वो 3-4 हज़ार के करीब पहुंच गया होगा नंबर। तो इतनी पार्टियां थी। फिर मैंने अगला सवाल किया था कि कितने पार्टियों ने जो है वो रूल 24A के तहत अपनी इंफॉर्मेशन दी है, तो उसका भी जवाब मिला कि इतनी पार्टियों ने दिया है। तो हमने कहा कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने जो इंफॉर्मेशन दी है, और जो पार्टियां मेन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल नेशनल पार्टियां थी, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने मांगी। और उसमें जो है वो मांगने के बाद जब पूरा लिस्ट मिला तो हमने देखा कि दिल्ली के तमाम पब्लिक स्कूल्स डोनेशन दे रही हैं पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उसी में निकल कर आया